चलो तो फिर से शुरू करते हैं। ये सेकंड पार्ट है हमारे करंट अफेयर का, तो शुरू करते हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंट एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अभी इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आई न्यूज़ में, सतकोसिया अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं, ठीक है, सतकोसिया अभ्यारण्य। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा ये है कहाँ पे, तो याद रखिए ये उड़ीसा में है। सतकोसिया अभ्यारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा में। और आखिरकार किस चीज को लेकर के ये एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, तो जंबो कंसन, जंबो नाम सुने? जंबो कंसन, जंबो कंसन मतलब हाथियों को लेकर के यहां पे चिंता व्यक्त की गई, ठीक है। तो चूंकि जंबो कंसन है इसलिए ये अभ्यारण्य क्या है, न्यूज में आया। अब जंबो कंसन क्या है, चूंकि 2015 से पहले यहां पर सतकोसिया अभ्यारण्य में हाथियों की संख्या कितनी थी? समथिंग 200 प्लस, समथिंग 234 थी। हाथियों की संख्या कितनी थी? 234 नंबर ऑफ एलिफेंट, भाई 234 हाथियों की संख्या थी। लेकिन अभी वर्तमान में 2023 में यहां पे केवल और केवल 20 से 23 हाथी बचे। अब सोचिए सडनली क्या हुआ, इतना नंबर ऑफ एलिफेंट की आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो इस आधार पे क्या हो रहा है, ये न्यूज में हाईलाइट हुआ। अब आखिरकार इनकी संख्या में कमी के पीछे कारण जो है, कारण जो एक्सपर्ट बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि भाई चूंकि बांस में कमी आई है, जो बम्बूस ट्री है उनमें कमी आई है, क्योंकि वो क्या करते थे, उसी के ऊपर निर्भर थे, बांस के पेड़ के ऊपर। अब जब बांस के पेड़ों को काटा गया तो जिसके कारण क्या हुआ, यहां से हाथी क्या कर गए, माइग्रेट कर गए दूसरे क्षेत्र में। 2000 फिर से चालू कर 2015 में नंबर ऑफ एलिफेंट्स यानी 200 प्लस हाथियों की संख्या थी, और ये संख्या 2023 में केवल 20 से 23 बची, ठीक है। तो क्या हुआ, इतनी कमी हुई ना। और इतनी कमी के पीछे क्या एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि चूंकि बांस में कमी आई, बांस के जो पेड़ आए हैं उनमें कमी आई, चूंकि आपने क्या किया, बांसों को काटना शुरू किया। जब बांसों को काटना शुरू किया तो एलिफेंट उस क्षेत्र से माइग्रेट करके दूसरे क्षेत्र में चले गए, दूसरे प्लांट वाले रीजन पे चले गए, ठीक है। तो ये चीज हुई। अब चूंकि एलिफेंट के साथ क्या होता है, हाथियों के साथ क्या होता है, हमेशा याद रखना कि एलिफेंट का नेतृत्व तो कौन करता है, हाथी ही करेगा। अब तुम तो ना कर लोगे नेतृत्व, लेकिन लेडी एलिफेंट करती है, मादा हथनी करती हमेशा नेतृत्व। कोई हाथी नेतृत्व नहीं करता है हाथियों का, केवल और केवल हथनी नेतृत्व करती, ठीक है। तो लेडी एलिफेंट, ये आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट पे पूछा जा सकता है कि भाई कौन नेतृत्व करता है। और ये यूपीएससी के 2016 के क्वेश्चन, 2016 या कि कोई आसपास के में एक स्टेटमेंट वाइज आया था क्वेश्चन, जिसमें बोला गया था कि हाथियों का नेतृत्व केवल और केवल मादा हाथी ही करता, मादा हथनी करती। अब जब हथनी बोल दिया तो मादा लिखने की क्या जरूरत, ठीक है। तो ये नेतृत्व करती। और हाथी क्या करते हैं कि बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस को कवर करते हैं। जब पानी की कमी होती है, जब डिजास्टर वाला, जब कभी आप डिस्कवरी का चैनल देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि जब पानी की कमी होती है तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बहुत लंबे लंबे यानी किलोमीटर, मतलब 100 150 200 किलोमीटर के एरिया को ये कवर करते हैं माइग्रेट करके। और उस बीच में अगर कोई हाथी का बच्चा है तो वो हमेशा शेर का शिकार बन जाता है, बाघ का शिकार बन जाता है। तो वो एक बहुत जैसे डरावनी एक सी वो तस्वीर रहती है उनके लिए। चूंकि रात का समय आया, जो भी कमजोर है वो निपट गया, ठीक है। शेर का जंगल का रूल है भाई, जो कमजोर वो गया, ठीक है। तो ये लंबी दूरी तय करते हैं। तो इस आधार पे ये बोला गया है कि भैया ये आधार हो सकता है जिसके कारण क्या हुआ, इनकी संख्या में कमी हुई है, ठीक है। ये इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
ठीक है। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है जैसे मानसून आएगा हाथियों की संख्या फिर वापस हो जाएगी, फिर जैसे मानसून जाएगा हाथियों की संख्या, जैसे पानी के ऊपर निर्भर करते हैं, पानी चाहिए हाथी को अच्छा खासा, पानी में खेलता भी है, देखे ना हाथी पानी में बड़ा एंजॉय करता है, तो भाई पानी चाहिए उसको। तो मानसून के समय में क्या होता है, हाथी वापस आ जाते हैं, लेकिन जैसे मानसून फिर जाता है फिर हाथियों की संख्या कमी हो जाती है। यहाँ पे एक ये चीज हुई थी, संख्या कम हो जाएगी तो कहीं तो रहेंगे ना सर। हाँ कहीं तो रहेंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं है कहीं तो रहेंगे, यहाँ नहीं है ना, पानी होगा उसी क्षेत्र में, जहां पानी रहेगा। देखो अब आप किसी को प्रोटेक्टेड एरिया क्यों बना रहे हो, ताकि आप उन्हें संरक्षित कर सको। बाहर वो प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर जाएगा तो ह्यूमन एलिफेंट होगा कॉन्फ्लिक्ट, मानव और हाथी के बीच में संघर्ष, मानव हाथी को मारेगा, हाथी मानव को मारेगा, खत्म, दो के दोनों खत्म। तो भैया उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तो आपने प्रोटेक्टेड एरिया बनाई है, यहाँ नहीं रहेगा तो कहीं और रहेगा, कहीं और रहेगा। तो यही तो दिक्कत है कि हमने क्या बनाया है, कॉरिडोर बनाया, एलिफेंट कॉरिडोर बनाया, हमने प्रोटेक्टेड एरिया बनाया, हमने रिजर्व एरिया बनाया, हमने नेशनल पार्क बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, काहे के लिए बनाए, इसीलिए कि उनको प्रोटेक्ट कर सके। अब यहाँ से जा रहे हैं तो दिक्कत हमारे लिए ना कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा क्या चेंज किया जा रहा है आपके द्वारा कि यहाँ से जा रहे हैं, और अगर ऐसा चेंज किया जा रहा है तो उससे रोका जाए, क्योंकि धीरे धीरे सब चले जाएंगे तो फिर आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, फोटो दिखाओगे। ऐसा दिखता था हाथी बच्चों को, देख बेटा पहले आते थे ना घर में महावत लेकर के, अब आते हैं, खत्म है ना, नंबर ऑफ एलिफेंट्स की संख्या कम हुई है ना जानवरों की। वह दिखाना फोटो में, ये देखो बेटा डिस्कवरी, ऐसा दिखता था हाथी। उसमें गवर्नमेंट ने ये भी सहमत की है कुछ जानवरों को लोग लेकर बंधुआ नहीं बना सकते, बंधुआ नहीं बना सकते। देखो अब क्या हुआ है, वाइल्ड लाइफ जब से प्रोटेक्शन एक्ट आ गया 1972, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी जानवर है, आप किसी भी जानवर का आप प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए या कि किसी भी चीज़ के लिए आप नहीं कर सकते। तो जैसे बंदर अंदर वाले खेल चलता था हम पहले, मदारी और बंदर का, वो होता है नहीं होता ना। बाबा लोग हाथी को लेके घूमते हैं, तो बाबा लोग कहाँ अब हाथी को लेकर के घूम रहे हैं, मोहल्ले में अभी आए थे सर। हाँ तो तुम केस कर दो, किसके अथॉरिटी में लेकर के घूम रहा है, कौन सा बाबा है भाई, पकड़ के दो दनादन कर दो। फॉरेस्ट उमरिया फॉरेस्ट वाला क्षेत्र है, सीधे बोलो कि भैया किसके किसके परमिशन से हाथी को लेकर के घूम रहा है, क्या सरकार को, क्या फॉरेस्ट विभाग को इसके बारे में जानकारी है। हाँ, तो वही है ना, तो भाई अपना करो कुछ यूज, ठीक है। यहाँ से गए कहीं और, तुम यहाँ से कहीं और चले गए, खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, निपट ना जाओगे, सही ना। घर में क्यों आप रहते हो, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो, क्लियर है। अब देखो क्या हो रहा था, सतकोसी अभ्यारण्य में सेंसस होते थे, हर 2 साल में एक बार सेंसस होता था, हर 2 साल में एक बार जनगणना होती थी कि भाई हाथियों की संख्या कितनी है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि 2017 से कोई सेंसस ही नहीं हुआ। ये देखो गवर्नमेंट की कितनी बड़ी फेलियर, भाई 2017 से सेंसस ही नहीं हो, तो जिसके बारे में जानकारी नहीं कि भाई लीगली वहां पे कितने अभी हाथी हैं, वो तो आपने अनुमान लगा रहे हो, ठीक है। अरे तो तुम बढ़ रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं हो रही दिक्कत, ये मान के चलो पहले नंबर में आ रहे हो, जनसंख्या जनगणना नहीं हुई, कौन से खत्म होने लग गए है ना। तो यहाँ पे होते थे एलिफेंट के सेंसस हर 2 वर्ष में, लेकिन दिक्कत ये हुई कि 2017 से कोई भी जनगणना नहीं हुई, जनगणना नहीं, ठीक है। यह भी एक कारण है। हाथियों का क्या होता था कि अन्य प्राणी, हाथियों का स्पेशली होता था, क्योंकि हाथी यहाँ पे देखो नंबर ऑफ हाथी की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना। उड़ीसा में आपको, तमिलनाडु में मिलेंगे, केरला में मिल जाएंगे हाथियों की संख्या, कर्नाटक में कुछ हाथियों की संख्या, उड़ीसा में, अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में कहाँ है हाथियों की संख्या, ठीक है, क्लियर है। इसलिए सतकोसी अभ्यारण्य आपके न्यूज में आया, क्योंकि भाई कंसर्न है। अब आपको सब नहीं पढ़ना, इतने सारे अभ्यारण्य, इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, सब पढ़ोगे तो निपट जाओगे, पढ़ते पढ़ते। आपको वो पढ़ना है जो हाईलाइटेड हो रहा है, जो आ रहा है न्यूज़ में, और जो न्यूज़ में आ रहा है वही आपके पेपर में आने की संभावना रहेगी, ठीक। तो ये वाला हो गया टॉपिक। तो एक एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज
अगरतला भी उड़ीसा को ओडिशा लिखे थे ना। हाँ भाई, तो आज तुम लिख लो उड़ीसा को ओडिशा। वाला उड़ीसा। हाँ लिख लो, नहीं मतलब तुम समझ गए ना, ओडिशा लिख लो हिंदी में। ठीक है। एक्सरसाइज जो है समुद्र शक्ति, तो अब देखो नाम से ही क्लियर है, समुद्र मतलब कैसी होगी, नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एक नेवल एक्सरसाइज मतलब नौसेना के बीच का अभ्यास। और किन किन दो देशों के बीच में, इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, नाम याद रखें, इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि किन दो देशों के बीच में हुई, इंडिया एंड इंडोनेशिया, कौन सी है, नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, अब एक दूसरा और एक एक्सरसाइज है, एक गरुण शक्ति, जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ही दूसरी एक्सरसाइज है, उसका नाम है गरुण शक्ति। गरुण शक्ति, अब ये गरुण शक्ति क्या है भाई, अब बताओ ये कौन सी एक्सरसाइज होगी, गरुण ऊपर उड़ता है ना, हाँ, तो ये कैसी है, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। ठीक है, नाम से बिल्कुल समझो कि ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, दोनों देशों की एयरफोर्स, दोनों देशों की, किस के बीच, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच, वायुयानों के बीच। ठीक है, जो एयर पायलट होते हैं, ठीक है, उनके बीच की एक्सरसाइज है। तो इंडिया एंड इंडोनेशिया, ये दो एक्सरसाइज का नाम याद रखिए, समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति। ठीक है, गरुण मतलब हवा, समुद्र मतलब पानी, और इंडिया इंडोनेशिया के बीच। और एक और एक्सरसाइज है, उसका नाम लिख लीजिए, कॉर्पेट एक्सरसाइज। ये नाम कॉर्पेट एक्सरसाइज भी किसके बीच है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ये कौन सी एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज। ये तीन एक्सरसाइज का आप नाम लिखे रहिए। कॉर्पेट, CORPAT, कॉर्पेट एक्सरसाइज जो है नेवल एक्सरसाइज है, किसके बीच में, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। तो तीन एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। ठीक है, क्लियर है। सर नेवल एक्सरसाइज मतलब नौसेना की, नेवल मतलब नेवी। ठीक, नौसेना के बीच में, और ये वायुयान मतलब वायुसेना के बीच में जो एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, क्लियर है। सब टॉपिक को पढ़ते रहो, चूंकि क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, और देखो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कराने की। हालांकि न्यूज़ बहुत सारी रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो जो कवर होते जा रहा है उसको कवर करते चलते हैं ना। एक ट्री जो आया है वो बाब ट्री, नाम सुना पहले, वो बाब ट्री। ये न्यूज़ में इसलिए आया बिकॉज ऑफ जो आपकी जनजाति हैं, जो ट्राइब हैं, उन्होंने क्या किया, अभी ये बोबाब ट्री है उसको काटने से रोकने के लिए एक तरीके से विद्रोह करा है उन्होंने। ठीक है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। गोंड जनजाति ने इसका विरोध किया है। तो जो बोबाब ट्री स्पेशली पाया जाता है आपके मध्य प्रदेश में, स्पेशली लोकेटेड कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश के धार जिले में, धार डिस्ट्रिक्ट। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में आपको कौन सा, बोबाब ट्री देखने को मिलता है। और धार जिले के कौन सा क्षेत्र, मांडू। ठीक, बोबाब ट्री। अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है, चूंकि ये कैसा है, ऊपर किस तरीके से, इसकी जो ऊपर की जो ब्रांचेस हैं वो जड़ के जैसे है। ठीक है, खास बात क्या है, इसकी जो शाखाएं हैं वो जड़ के भांति, जैसे जड़ होता है ना, ऐसे ऐसे फैलता है, इसकी ऐसे अलग अलग जाती हैं ऐसी शाखाएं।
इस तरीके से आपको पेड़ देखने को मिलता है, यानी जो इसकी शाखाएं हैं, इसकी जो ब्रांचेस है वो जड़ के जैसी हैं। ठीक है, हाँ पत्ते रहते हैं, लेकिन पत्ते बहुत कम इसमें मात्रा में पाए जाते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट होता है, मतलब पतझड़ वाले फॉरेस्ट होते हैं कि इनके पत्ते अधिकांश गिरे हुए रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जड़ नुमा इनकी ऊपर वाले इनके ब्रांचेस रहते हैं, तो इनकी खास बात ये है। ठीक, और सर वो जो जनजाति है वो इस पेड़ का उपयोग किस काम में करते होंगे, जो विरोध में देखो उस पेड़, उपयोग में हाँ लाते होंगे? देखो पेड़ का प्रयोग तो अच्छा खासा है। पेड़ का प्रयोग, अब इसमें इसके जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो उस तरीके की यूज में नहीं आते कि आप उनको किसी प्रोडक्ट में यूज कर सको, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, जिसके कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सॉइल इरोजन को ये सबसे ज़्यादा कम करते हैं। सॉइल इरोजन मतलब वो जो मिट्टी का कटाव होता है, और चूंकि जो एक किसान है उसको ये चीज़ मिट्टी की इंपॉर्टेंस उसको पता है कि मिट्टी की इंपॉर्टेंस कितनी होती है, तो इनकी जो महत्ता है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि सॉइल इरोजन, जो मिट्टी के कटाव को कम करते हैं, और इनकी लाइफ जो होती है ना बहुत लंबी होती है, मतलब बहुत लंबे लंबे हजारों साल के ये पेड़ रहे आते हैं। ठीक है, बहुत लंबी लंबी इनकी लाइफ जो स्पान है, लाइफ स्पान ज़्यादा होती है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कार्बन एमिशन को एब्जॉर्ब करते हैं अत्यधिक, जिसके कारण क्या है कि जनजातियों का इनके साथ जुड़ाव है। पहले मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया था, मध्य प्रदेश सरकार ने परमिशन दे दी थी, लेकिन उसके बाद फिर रोक दी गई ये परमिशन कि इन पेड़ों को काट करके वहाँ क्या करना था, वहाँ कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लागू करना था, लेकिन वहाँ की जनजातियों के द्वारा, ट्राइब के द्वारा विरोध किया गया, जिसके कारण अब ये रुक गया है। तो जिसके कारण आपको ये जो पेड़ है न्यूज़ में दिख गए। ठीक है, बोबाब ट्री, क्लियर है। चलो अब इसके बाद अपन एक, ठीक है नोट कर लिए, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी लाइफ मेरा शहर। ठीक है, बोलते हैं ना भाई मेरी लाइफ है और मेरा शहर, अब मैं उसको रखूं या बर्बाद करूं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख डालिएगा, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। बचे हो ना अभी, है ना, हाँ मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। तो भाई साहब अब ये मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, अब ये आप लोगों को मालूम चली गए किस मिशन से संबंधित है, स्वच्छ भारत मिशन के से संबंधित है। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री अगर इसको वो कर रही है तो बताओ भाई, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जा रहा है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। भैया आज अफेयर की बातें हो रही है, तो कैसी, आवास और शहरी मंत्रालय। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया गया है, दिया गया है। तो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, इससे पहले एक मिशन आया था, लाइफ मिशन, लाइफ क्या लिखे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी शहरी और आवास मंत्रालय। ठीक है, लिख लो शहरी और आवास मंत्रालय। देखो लाइफ मिशन आया था, तो लाइफ मिशन किसके द्वारा लाया गया था, ये आए थे जब प्राइम मिनिस्टर गए थे ग्लासगो। कहाँ गए थे, ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ पे, स्कॉटलैंड की एक शहर है। कहाँ पे, कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में। हर एक मिनिस्ट्री कहाँ पे रहेगी, दिल्ली में रहेगी ना।
ठीक है। तो क्या बोला गया, कहां पे है ये जो लाइफ मिशन, कहां पे शुरू किया गया था? ग्लासगो में। COP 21 की मीटिंग थी। COP 21, COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब COP की मीटिंग। COP 21 कहां पे हुआ था? ग्लासगो। ग्लासगो, ग्लासगो कहां पे स्थित है? स्कॉटलैंड की एक ही कंट्री। और स्कॉटलैंड कहां, किसका पार्ट है? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। ठीक है। तो मेरी लाइफ जो है, मेरी लाइफ नहीं, मेरी नहीं, लाइफ मिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहां पे इनॉग्रेट किया गया था? वो किया था COP 21 की मीटिंग थी आपकी 1 अक्टूबर 2021। ठीक है, 1 अक्टूबर 2021, अक्टूबर की जगह नवंबर का, नवंबर, 1 नवंबर 2021 में मीटिंग हुई थी COP 21 की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये COP क्या है पता कुछ आइडिया? तेल से शायद, नहीं, तेल से, अब यहाँ पे पूरा गलत हो जाएगा। COP मतलब ये हो जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन की अलग अलग मीटिंग होती। यूनाइटेड नेशन की क्या होती कि भाई जो आपने बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ है ना, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज कि ये लिख लो, UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC की अलग अलग मीटिंग होती, हर एक साल मीटिंग होती, उसी को क्या कहता है? COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस मीन्स सम्मेलन, पार्टी मीन्स जितने सदस्य देश हैं वो शामिल हुए, यानी जितने सदस्य देश हैं उनका शामिल होना वो क्या हो जाता है? COP हो जाता है। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ कन्वेंशन एंड क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर के यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? अपनी एक बॉडी बनाई जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जितने उसके मेंबर हैं वो सारे मेंबर देश क्या होते हैं? शामिल होते हैं। साल में एक जगह, कोई भी जगह रहेगी वहां पे शामिल होंगे, और क्लाइमेट को लेकर के, जलवायु को लेकर के जो जो कंसर्न है वो सब कंसर्न के बारे में बात करेंगे। तो उसमें COP 21 जो है आपका ग्लासगो में हुआ था, उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये लाइफ मिशन को इनॉग्रेट किया था। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, जो मैं बोलना चाह रहा हूं क्लियर हो रहा है? अब ये लाइफ मिशन है क्या? चलो ये तो तुम्हें पता चला कि भाई लाइफ मिशन कब लाए गए। लाइफ मिशन है क्या? लाइफ मिशन है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। अब ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट क्या होता है? ये बोला जा रहा है कि भाई क्लाइमेट चेंज तो है और ये अब सच्चाई भी है, तो हमें उसके अनुसार अपने आप को क्या करना पड़ेगा? ढालना पड़ेगा। ठीक है भाई, गर्मी बहुत हो रही है तो क्या करोगे? नहीं, AC लगाओगे तो और तो कार्बन एमिशन होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलेगी और ज़्यादा क्या करेगी? एमिशन करेगी। नहीं, कपड़े खोल करके वहाँ नाचना है तुम्हें धूप में नहीं, ये नहीं करना है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरे टाइम हाय राम हाय राम कितनी गर्मी है, ये नहीं करना है। मानो कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी तो बढ़ेगी, हम अब अपने आप को उसके अनुसार तैयार करें। ठीक है। और क्लाइमेट चेंज जैसे आपने बोला ना कि सरकार की जिम्मेदारी, तो नहीं, सरकार भर की जिम्मेदारी नहीं। इसमें क्या बोला गया है? इसमें यह बोला गया है कि भाई जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण पूरा का पूरा मौसम खराब हो रहा है, ये सब लोग भी इसके प्रति जवाबदेह हैं। तो कम्युनिटी, समुदाय वाइज और इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल
इंडिविजुअल रूप से, यानी कम्युनिटी समुदाय वाइज से और व्यक्तिगत रूप से हम सबको मिलकर के क्या करना है, प्रयास करना है ताकि हम क्लाइमेट चेंज से होने वाली समस्याओं को दूर कर सके। तो आपको ये बोले कि भाई सरकार तुम्हारी पर्सनल जिम्मेदारी है, कुछ कुछ करना पड़ेगा। वेस्ट मैनेजमेंट तुम्हें खुद करना पड़ेगा। देख रहे हो कैसे कूड़ा करकट लगा हुआ है, जैसे रेलवे स्टेशन के पास अपन क्रॉस करते हैं पुल के पास, तो देखते हो कैसे कचरा बिल्कुल डाला हुआ है। तो किसकी जिम्मेदारी है, कौन डाल रहा है आकर के? अब जिम्मेदारी किसकी है? सब लोग अपने अपने पास डस्टबिन रखे। अब दिक्कत ये हो जाती है कि चलो तुमने डस्टबिन भी रख लिया, नगर पालिका लेके भी चली गई, लेकिन नगर पालिका क्या करे, वो जा करके फेंक ही तो दे रही है, तो कूड़ा का सारा पर्वत बना रही है। अब दिक्कत है, तुमने तो अच्छा काम किया, तुम बोले कि नहीं भैया हम अपनी तरफ से तो कर लिए, आगे कहाँ? तो टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से वेस्ट का हम क्या कर सके, कुछ कुछ यूज कर सके। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर से पहले आपका मिशन, लाइफ मिशन। ठीक है, तो सोने लग गए। बिजली वाला वो कारखाना बनाना, सब कचरा वहाँ चला जाता है। चलो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लाइफ मिशन। अब अपन आते हैं मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर में। ये क्या है भाई, इसको मैं अब मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, अब ये तो आपको मालूम है कि कौन से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा शुरू किया गया। इसमें क्या है, इसमें वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल। वेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अपनाना है। ठीक है, और इसके अंतर्गत ट्रिपल आर का प्रयोग करना है। ट्रिपल आर मतलब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, ट्रिपल आर मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस मतलब कम करना, रीयूज मतलब उसका पुनः उपयोग करना, और रिसाइकल मतलब अब उसका पूरी तरीके से उसका परिवर्तन करके उसका यूज करना। ट्रिपल आर, आर आर आर। ठीक है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये थीम है इसकी। ठीक है, थीम आपसे पूछ लेगा। हाँ, इसी की मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर के अंतर्गत ट्रिपल आर के ऊपर फोकस किया गया। ये थीम इसकी रहती है कि भैया रिड्यूस करना है, रीयूज करना है, रिसाइकल करना है। ठीक है, रिड्यूस करना है मतलब वेस्ट को, जो कचरा हो रहा है उसको आपको कम करना है। रीयूज मतलब जो वेस्ट है उसका आप कुछ यूज कर लो। फिर उसके बाद रिसाइकल करना मतलब अब आप उसको चेंज कर दो, उसका रूप चेंज करके आप कुछ दूसरे में कन्वर्ट कर दो। ठीक, तो ये चीज, अब देखो दो इकोनॉमी होती है, आपको मालूम है लीनियर इकोनॉमी मतलब क्या होता है, कुछ है आइडिया? बोला जो जो शब्द बोल रहा हूँ सब पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार सुन रहे हो लीनियर इकोनॉमी। एक लीनियर इकोनॉमी है, एक सर्कुलर इकोनॉमी है। लीनियर इकोनॉमी मतलब कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंज्यूमर के द्वारा यूज किया गया है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, मान लो एक मार्कर है ना, ये प्रोडक्ट बना, कंज्यूमर मतलब मैं हूं, उपभोक्ता मैं हूं, मैंने इसका यूज कर लिया, इसको उठा करके बाहर फेंक दिया। ये हो गया लीनियर इकोनॉमी, कि किसी भी वस्तु को आपने केवल एक बार प्रयोग किया है। ये हो गई आपकी लीनियर मतलब एक सीध की इकोनॉमी। वहीं एक प्रोडक्ट है, कंज्यूमर है। भाई जैसे आपको प्लास्टिक मिली, ठीक, प्लास्टिक बैग मिला, तो भाई मेरे घर में कुछ ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, उन्होंने प्लास्टिक का डोरमेट बना दिया। प्लास्टिक की कैरी बैग मेरी मम्मी करती हैं, वो उसको सब ऐसे ऐसे फाड़ फाड़ के, ऐसे वो 500 होती है ना, उससे फाड़ के ऐसे छोटे छोटे उसमें किया और सुई लिया और सबको बराबर कर दिया। उसके बाद सिल्की कर दिया, एक डोरमेट बना दी प्लास्टिक का। देखने में भी अच्छा लग रहा है, लंबे समय तक काम करेगा, बहुत लंबे समय तक चलेगा, जल्दी फटता भी नहीं है। आप घिसते रहो कुछ भी, कपड़े वाले तो फट जाएगा लेकिन वाला नहीं फटेगा। तो क्या हुआ, उसका रीयूज हो गया। फिर उसके बाद उसी चीज़ को किसी दूसरे को दे दो, किसी कंपनी में दे दो, उसका वो रिसाइकल कर दे। तो ये क्या हो गया, ये सर्कुलर इकोनॉमी हुआ ना, कि भाई कोई प्लास्टिक है, आपने उसका रीयूज कर लिया
और फिर जब आपने उसका पूरी तरीके से रीयूज कर लिया तो फिर आप उसको क्या कर दो, रिसाइकल कर दो, और रिसाइकल करके फिर से कंज्यूमर के पास पहुंचा दो। हो गई आपकी सर्कुलर इकोनॉमी। क्लियर है? ठीक है। तो लीनियर इकोनॉमी कि किसी प्रोडक्ट का कंज्यूमर केवल एक बार उपभोग करता है, केवल एक बार यूज करता है, और सर्कुलर इकोनॉमी में होता है कि प्रोडक्ट का कंज्यूमर रीयूज कर लेता है और फिर उसको रिसाइकल भी कर देता है। तो ये हो जाती है सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये जो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर वो किसके बेस पे है? सर्कुलर इकोनॉमी के बेस्ड पे, कि भाई जो वेस्ट है, वेस्ट से आपको कुछ दूसरी चीज, प्रोडक्टिव चीज यूज करनी है, कुछ दूसरा आपको बना देना है। वेस्ट से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, वेस्ट से आप और क्या बना सकते हो, जैविक खाद बना सकते हो, अलग अलग चीजें कर सकते हो ना। प्लास्टिक से रोड बन रही है, बेंगलोर की रोड प्लास्टिक की रोड, तो क्या हो रहा है, उसका रिसाइकल कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में बोला जा रहा है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर में। ठीक है, परेशान हो गए। ठीक है, समझ में आए? और पढ़ना चाहते हो? कितना मिनट की हो गई? अरे अभी तो बहुत कम है ना, थोड़ा और कर लेते हैं। 3 मिनट और 40 बोला था। चलिए, एक बॉडी अभी आई है, अभी नहीं बहुत पहले की, यूपीएससी, मालूम है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, तो अभी ये क्या है, यूपीएससी में एक इनके चेयरमैन चेंज हुए, मनोज सोनी। तो भाई जब वो आए तो यूपीएससी भी थोड़ा सा हाईलाइटेड हो गए। तो यूपीएससी के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लो। जब बाकी जब तुम पढ़ोगे पॉलिटी तो उसमें अपन ब्रॉड तरीके से देखेंगे यूपीएससी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें अपन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यूपीएससी मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब संघ लोक सेवा आयोग। इसमें अभी नाम चेंज हुआ है, एक चेयरमैन है, उनका नाम चेंज हुआ है, वो कौन है? मनोज सोनी। हालांकि पहले से ही काम कर रहे थे, ऐसा नहीं कि पहले से काम नहीं कर रहे थे, पहले से काम कर रहे थे, लेकिन अभी इनको ओथ दिलाई गई, इनको शपथ दिलाई गई है। 2 साल पहले से काम कर रहे थे, लेकिन तब ये परमानेंट मेंबर नहीं थे, परमानेंट चेयरमैन नहीं थे। अब शपथ दिला दी मतलब परमानेंट चेयरमैन हो गए। ठीक, तो अब यूपीएससी के बारे में अब आप कुछ कुछ चीजें और जान लीजिए कि आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक, आपके संविधान के आर्टिकल 315 से 315 से लेकर के 323 तक क्या है, यूपीएससी को रखा गया है। ठीक है, तो ये क्या है? एक संवैधानिक बॉडी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीएससी क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक स्टैच्यूटरी बॉडी, या कि एक इलेक्टेड बॉडी? तो याद रखिए कैसी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी। ठीक है, 315 से 323 किस भाग में है? तो याद रखें पार्ट 14। ठीक, तो भाग 14 में है। ठीक, भाग 14 में यूपीएससी को रखा गया है। क्वेश्चन ये बनेगा कि इसके चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? तो चेयरमैन की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भाई यूपीएससी में कितने मेंबर होते हैं? तो यूपीएससी में अधिकतर कितने मेंबर होते हैं? 10 मैक्सिमम, 10 मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10। ठीक है, और एक चेयरमैन रहेगा। क्लियर है? भाग 14 मतलब देखो, संविधान में जो संविधान के अंतर्गत अलग अलग जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, उनको सही तरीके से विभाजित करने के लिए अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। तो ऐसे पूरे पूरे संविधान में 25 भाग हैं। तो 25 भाग के 14वें भाग में यूपीएससी के बारे में व्याख्या की गई है। ठीक है, अब इसके बाद ये बोला जाता है कि इन्हें जो सैलरी दी जाती है, वेतन दिया जाता है, वो
किससे दिया जाता है? वो दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वेतन से संबंधित कौन सी अनुसूची में? 3 में। हाँ, कौन सी, यानी वेतन या वेतन भत्ते वाले कौन सी थी? अनुसूची नंबर 2 में, 2 में थी ना? 2 में थी। 2 में शपथ, 2 में शपथ है, 3 में। अच्छा, 2 में शपथ थी, देख लेना इसको। ठीक है, हाँ शपथ थी 2 में। 3 में आपका वेतन और भत्ते जो भी था। तो ये हो जाता है कि किस में वेतन दिया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब इनके वेतन के ऊपर पार्लियामेंट में किसी भी प्रकार की कोई भी वोटिंग नहीं हो सकती है। ठीक है, हाँ, यानी जितने भी यूपीएससी के जो मेंबर हैं उनकी पेमेंट कितनी करनी है, उनकी सैलरी कितनी रहेगी, उनको अलाउंस कितना दिया जा रहा है, उन्हें भत्ता कितना दिया जा रहा है, इसको लेकर के पार्लियामेंट में कभी भी वोटिंग नहीं होगी कि भाई उनको बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है तो कम किया जाए या कि बढ़ाया जाए, वो नहीं किया जाएगा, वोटिंग नहीं होगी। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी इन्हें वेतन और भत्तों में सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, क्लियर है? फिर यूपीएससी में एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट आता है वो ये आता है कि भाई इनका टर्म कितना रहता है, इनका कार्यकाल कितना रहता है। तो इनका टर्म रहता है 6 साल या 65। अब इसका मतलब समझो, यूपीएससी का जो सदस्य रहेंगे वो एक बार में 6 साल के लिए चुने जा सकते हैं, 65 साल के लिए। 65 साल मतलब आपकी अधिकतम एज कितनी होनी चाहिए? 65। यानी अगर आपकी नियुक्ति हुई है 64 साल में तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका 6 साल भी पूरा नहीं हुआ, 65 के हुए मतलब 1 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ठीक है, तो मतलब कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कार्यकाल वो 6 साल कर सकता है और एज में 65। ठीक है, किसी की 60 में हुई तो ये नहीं है कि भाई 6 साल वो रह गई, 5 साल में रिटायर हो जाएगा। ठीक, तो 6 साल या 65 साल। क्लियर है? 6 मतलब कि आपका कार्यकाल जो रहेगा वो 6 साल का रहेगा। मतलब आपकी एज अगर आप 50 साल में हो रहे हो पॉइंट तो 56 तक आप रहोगे, लेकिन अगर आप 63 में हो रहे हो तो 65 एज है, 2 ही साल रहे, उसके बाद आप रिटायर हो जाओगे। ठीक है, तो 6 साल या 65 की भाई आपको इतना भी नहीं कि बुजुर्ग को आप रख लिए 70 साल को अपॉइंट किया, ऐसे ढोकरा जैसे आ रहा है, बिल्कुल ऐसे उठा करके उसको गोद में ले करके आ रहे हैं, जी साहब कुछ तो काम कर लीजिए, है ना? ऐसा नहीं करना है। ठीक है बाबू, समझ रहे हो? तो अभी कितना टाइम हुआ? क्या है कि मैं सोच रहा था थोड़ी और पढ़ लेते। अरे इसमें कितने मिनट हुए? 44। और पढ़ना चाहते हो? चलो एक और टॉपिक कर लो। नया टॉपिक है आपका IDEX। IDEX ये क्या है भाई? आयोडेक्स, ये खतरनाक है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ठीक है, IDX इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस मतलब इनोवेशन करना यानी नवाचार लाना, इनोवेशन कुछ नया, किसमें? डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस के बाद एक्सीलेंस है। हाँ, एक्सीलेंस, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, ये क्या है? ये एक तरीके से क्या करती है? ये प्रोजेक्ट लेती है। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड क्या करती है? प्रोजेक्ट लेती है। तो इसका अभी 250वां प्रोजेक्ट है।
जिसके आधार पर इसने क्या कर लिया, एक माइलस्टोन तैयार कर लिया कि भैया इसने 250 प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, यानी 250वां प्रोजेक्ट इसने ले लिया। तो ये क्या है, एक तरीके से माइलस्टोन है, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट ये साइन किया 250वां प्रोजेक्ट इसने लिया, तो इसलिए एक माइलस्टोन हो गया, और जब एक माइलस्टोन हो गया तो न्यूज़ में आ गया, ठीक। और किसके साथ किया है, डेफ स्पेस के अंडर में, ठीक है, डेफ स्पेस के अंडर में। ये डेफ स्पेस क्या है, देखो डेफ स्पेस मतलब डिफेंस स्पेस, डेफ मतलब डिफेंस, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, ठीक है। तो मतलब क्या है, डिफेंस स्पेस के क्षेत्र में आपको, रक्षा स्पेस के क्षेत्र में आपको क्या करना है, वहां पे जितनी प्रॉब्लम्स आती है, जो इश्यूज आते हैं, उनको दूर करने के लिए क्या करना है, R&D के ऊपर फोकस करना है। तो जो प्राइवेट, जो डिफेंस सेक्टर है, जो प्राइवेट कंपनीज है, वो अगर डिफेंस के क्षेत्र में, अगर वो स्पेस के क्षेत्र में कुछ क्या करना चाहती हैं, काम करना चाहती है, तो उनको काम करने में क्या आते हैं, कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो उन प्रॉब्लम को क्या करना है, टैकल करना है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही डेफ स्पेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब क्या है, डेफ स्पेस मतलब जो प्राइवेट कंपनी, अब उन्हें क्या करना है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में वो क्या करना चाहते हैं, कुछ डिफेंस के लिए वो काम करना चाहते हैं, कुछ रक्षा के क्षेत्र में कुछ उपकरण बनाना चाहते हैं। तो भाई उनके पास कमी किस चीज़ की आएगी, सबसे पहली बात इनोवेशन की कमी है, दूसरी बात फंड की कमी है, तीसरी बात बहुत सारे इशूज है, चौथी बात डेटा की कमी है। तो ये सारी कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो उसी को आप बोलते हो डेफ स्पेस, ठीक है, क्लियर है, डेफ स्पेस। अब ये क्या है भाई, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, आखिरकार हमें जरूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि अभी हमारा क्या है, हमारा क्या उद्देश्य है, आत्मनिर्भर। डिफेंस के क्षेत्र में हम क्या होना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, सेल्फ रिलायबल होना चाहते हैं, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते। फ्रांस से लाए हमने, इतना पैसा दिया राफेल को, तो दिक्कत है ना, हमारा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, दूसरे देश में जा रहा है, और डिफेंस के इक्विपमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि खतरा हमारे ऊपर लगातार बना ही हुआ है। तो हमें अपनी सिक्योरिटी को तो मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी को मजबूत करने के क्षेत्र में हम दूसरों को ज़्यादा पैसा देते जाएंगे तो हम कैसे अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। तो ज़रूरी क्या है कि हम सेल्फ रिलायबल बने, आत्मनिर्भर बने। उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है, ठीक है। तो इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है, कैसे होगा, जब आप फंड प्रोवाइड करोगे, ठीक है, जब आप थोड़ा पैसा प्रदान करोगे तब ना R&D होगा, बिना पैसों के R&D होता है, ठीक है। तो क्या है हमारा उद्देश्य, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायबल। तो भाई साहब आत्मनिर्भर होने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, R&D की जरूरत पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम डिफेंस के क्षेत्र में क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके। यही इसका उद्देश्य है, जिसके लिए एक फंड भी बनाया गया है, और वो फंड का नाम है, जो फंड को देखेगा वो देखेगा डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो क्या करेगा, पूरा का पूरा फंड देखेगा कि भाई कितना पैसा देना चाहिए, कितना पैसा हो, कहाँ कहाँ से आएगा, सारी चीजें कौन देखेगा, ये DFO देखेगा, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये क्वेश्चन पूछ देगा भाई ये DFO क्या है, तो ये क्या है, एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। DFO क्या है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होती है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट हो रहा है, किसी प्रकार का आपको लाभ हो रहा है, तो उस प्रॉफिट का आप यूज व्यक्तिगत रूप से नहीं करोगे, बल्कि क्या करोगे,
फिर से उसमें री इन्वेस्टमेंट कर दोगे, फिर से उस प्रोडक्ट का आप क्या करोगे, री इन्वेस्टमेंट, यानी दोबारा आप उसी चीज में लगा दोगे। ठीक है, तो प्रॉफिट जो होगा उसे री इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। जो भी आपको लाभ हुआ, आपको भाई पैसा मिला, ठीक है, आपको 100 रुपए मिले, आपने अपनी चतुराई लगाई, 50 खर्चा किया और 50 रुपए जेब में डाले, नहीं, और 50 भी आपको कहाँ लगाना है, री इन्वेस्ट करना है। या कि आपने कुछ पैसा लगाया, आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट अब आपका व्यक्तिगत रूप से नहीं है, क्योंकि आप क्या हो, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि आप प्रॉफिट नहीं लोगे, बल्कि प्रॉफिट क्या करोगे, आप दोबारा री इन्वेस्ट कर दोगे, दोबारा उसी में लगा दोगे। तो डीएफओ क्या है, कुछ इस प्रकार की नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है, पूरा का पूरा फंड को एलोकेट करती है, फंड को देखती है कहाँ पे फंड देना है, कि किस मिनिस्ट्री के पास कितना फंड देना है, किस इक्विपमेंट के पास इतना फंड देना है, भैया आप रक्षा के क्षेत्र में कहाँ कहाँ पैसा खर्चा करना है, ये सब किसका काम है, डीएफओ का काम है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी है ताकि काम बहुत अच्छे तरीके से हो सके। क्लियर है, ठीक है, चलो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। चलो इतना ही ठीक है, हो गया इतना ही, चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कि भाई अब तुम कल आवे ना करो इतना नहीं। तो कितने टॉपिक हो गए, 10 टॉपिक, हाँ ठीक है, चलो 10 टॉपिक हो गए हैं, तो इतने टॉपिक इनफ है। अभी बैठना तुम लोग जाना नहीं, मैं यहाँ पे बंद करता हूँ, तुम बैठना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम करंट अफेयर के लिए। तो फिर करंट अफेयर के 2 पार्ट आए हैं, दोनों पार्ट आप लोग देख लीजिएगा। समथिंग 10 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं।